फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। जेफरी रात के अंधेरे में दिलजीत सिंह को लेकर बंगा जा पहुंचा। उसने गली में कदम रखा ही था कि अचानक दो नकाबपोश पीछे से आए। एक ने दिलजीत सिंह की कनपटी पर पिस्टल टिका दी और दूसरे ने जेफरी को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भगवती भाई और सुखदेव। मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिलजीत सिंह इसमें शामिल था, मगर जेफरी की इतनी पिटाई हुई कि वो गश खाकर गिर पड़ा, जबकि दिलजीत सिंह सही सलामत छोड़ दिया गया था। दोनों खामोशी से वापस लौट गए थे। इस बेइज्जती की कहानी दोनों किसी को सुना भी नहीं सकते थे। Bastards! कौन थे वो लोग? वो भगत ही होगा, और कौन आपका दुश्मन है जी? No, वो नहीं हो सकता। वो पहले ही भाग गया होगा। इतना रिस्क वो नहीं लेगा। रिस्क तो हम भी नहीं ले सकते जनाब। What risk? यही कि हम दोनों क्रांतिकारियों से पिट कर रहे हैं। Yes, but one day I will definitely going to catch that Bhagat. जी जनाब। अगले कई दिनों तक पुलिस पूरे इलाकों में छानबीन कर रही थी, पर भगत इलाके ही नहीं बल्कि लायलपुर या लाहौर हर जगह से बाहर जा चुका था। भगवती भाई ने कहा है भगत, अब तुम्हें लालपुर क्या लाहौर भी छोड़ देना चाहिए। मैं भागता ही फिरूं। भगवती भाई ने तुझे दिल्ली जाने को कहा है और जो भी बिखरे हुए साथी कॉमरेड हैं उनको इकट्ठा करना। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, आगरा सब जगह फिर से आचार्य को मजबूत करना है। अभी हम इतने बड़े संगठन को खड़ा नहीं कर पाएंगे। कोई छोटा और नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। कैसा ग्रुप? नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप जो हिंदुस्तान में एचआरए का नया चेहरा बनेगा और जिसका नाम होगा नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा। भगत एक नए सफर पर निकल गया था, अकेला अपने दम पर एक नया संगठन खड़ा करने, और उसका पहला काम था नौजवानों को जागरूक करना। इस बीच उसने संगठन से दूर रहकर गुमनामी में काफी वक्त बिताया। हालांकि वो भगवती भाई से पत्राचार करता रहता था। मैंने उसे बोला था दिल्ली जाकर दैनिक अर्जुन अखबार ज्वाइन कर ले, और वो जिद्दी अपनी ही जिद पर चल रहा है। भगत आपका ही तो कहा पूरा कर रहा है। नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को जोड़ रहा है, और वैसे भी वही काम तो हम लाहौर और अमृतसर में कर रहे हैं। फिर इसमें बुराई क्या है? वो अखबारों में शहीदों की अमर गाथाएं लिख रहा है। पकड़ा गया तो वो शोक सभाएं कर रहा है। हम शहीदों का शोक मनाते हैं क्या? पुलिस की नजरों में आ गया तो? ये जरूर कोई उसकी स्ट्रेटेजी होगी भगवती भाई। सड़कों पर लड़के मैजिक लालटेन लेकर निकल रहे हैं, मेरठ, दिल्ली से कानपुर तक, हर जगह। मुझे डर है वो पकड़ा ना जाए। इतना एक्सपोजर ठीक नहीं है। मगर आप बेवजह चिंता करते हैं। कैसे ना करूं? ये देखो क्या लिखा है उसने इस खत में। मैं सेनापति आजाद से मिला था भगवती भाई। हम एक नया एचआरए आपके ही कहे अनुसार खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। मैं जल्द आकर अमृतसर में नौजवानों का एक नया संगठन बनाऊंगा। मैंने सुखदेव को उसका नाम पहले से ही बता दिया है। हाँ, नौजवान भारत सभा करके कुछ बोला था उसने। पता नहीं वो क्या करके मानेगा। मैंने लोगों को जोड़ने के लिए कहा था, नया संगठन बनाने के लिए नहीं। पर इस प्लानिंग के सूत्रधार तो आप ही थे। अब अगर नया संगठन बन ही रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या? लोग सोचेंगे कि हम क्रांतिकारी जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस संगठनों के नए नए नाम खड़े कर रहे हैं। इधर भगवती भाई को भगत की जान की चिंता हो रही थी और उधर भगत दिल्ली से कानपुर जा पहुंचा था। तब गंगा में बाढ़ आई हुई थी। वहां उसने अपनी जान और गिरफ्तारी की परवाह किए बगैर पीड़ितों की भरपूर मदद की। जब वो अमृतसर वापस आया तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कानपुर सभी जगह नौजवान भारत सभा से काफी लोग जुड़ चुके थे। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। मार्च 1926 अमृतसर में आखिरकार नौजवान भारत सभा की स्थापना भगवती भाई के नेतृत्व में की गई। और फिर दिन आया 19 जुलाई 1927, अमृतसर रेलवे स्टेशन। भगत जैसे ही ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ चला, कुछ कदमों की आहट उसका पीछा करने लगी थी। वे कदम
धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगे तो उसने अपनी पतलून में छुपे पिस्टल पर अपना हाथ जमा दिया और एक हाथ से ही उसे लोड कर दिया, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। खतरा भांप जाने के बाद भी वो सधे कदमों से चलता हुआ स्टेशन के बाहर आ गया। हवलदार अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कमीना जोंक की तरह चिपकने को तैयार है और मैं किसी हिंदुस्तानी की जान तो नहीं लेना चाहता, इसको चकमा ही देना पड़ेगा। गोली चलाने से भागना बेहतर ऑप्शन था, इसीलिए उसने एक हवाई फायर किया और एक तंग गली में दौड़ते हुए घुस गया। तभी नॉर्मल ड्रेस में खड़ा हुआ दलजीत सिंह दौड़ता हुआ आया और हवलदार पर चिल्लाया, अरे ये वही था, मैंने पहचान लिया। तूने गोली क्यों नहीं चलाई बे? चलो कोई नहीं होए, जेफरी साहब को खबर कर दो, जल्दी करो, और 2 बंदे मेरे साथ आओ। उधर भगत को जो पहला मकान दिखाई दिया वो उसकी 4 दीवारी फांद कर मकान में अंदर घुस गया। उसने देखा अंदर के दरवाजे पर लिखा था एडवोकेट सरदूल सिंह। भगत अंदर गया और एडवोकेट साहब जो कि अपनी टेबल पर कुछ पढ़ रहे थे, उसने उनकी कनपटी पर अपनी गर्मी में तपती हुई पिस्टल लगा दी। हिलना मत। देखिए, मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, पर इस वक्त मुझे पुलिस से बचना है और आपको मेरी गन से निकली गोली से। एडवोकेट साहब खामोशी और बिना हिले पेन उठाकर पेपर पर कुछ लिखने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं मैंने क्या कहा? एडवोकेट साहब ने पर्चा फाड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे तुम्हारी रिवॉल्वर से निकली गोली से ज्यादा चिंता अपने मौन व्रत की है। गोली चला सकते हो, मेरी जान निकल सकती है, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। ओह, समझा। मैं भी आपका मौन व्रत नहीं तोड़ना चाहता। तो ठीक है, फिर पुलिस यहाँ आएगी तो आप मेरी और अपने मौन व्रत की चुपचाप रक्षा करेंगे, समझे? एडवोकेट साहब ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। एडवोकेट सरदूल सिंह साहब भगत की तरफ देखकर मुस्कुराए, अपनी पग सही की और पेन पेपर उठाकर दरवाजे की तरफ सधे हुए कदमों से गए और जाकर कुंडी खोल दी। इधर में एक आदमी आया है ना, दलूफ, हमको तलाश ले रहा है। एडवोकेट साहब बिना बोले एक पर्ची पर कुछ लिखने लगे। ये क्या होता है? What is this nonsense? मैं एक एडवोकेट हूँ, बिना वारंट के आप मेरे घर में नहीं घुस सकते, लेकिन इस गलती के लिए मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ। वैसे यहाँ कोई नहीं आया है, तो तुरंत मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाइए। He is writing but not speaking, दलजीत सिंह। मौन व्रत है एडवोकेट साहब का, ये कुछ भी कर सकते हैं। This time पंगा लेना is not चंगा जनाब। जेफरी समझ गया था कि एक एडवोकेट से उलझने में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए उसने लौटना ही बेहतर समझा। Okay, gentlemen, I respect your mom व्रत। So boys, let's walk away. एडवोकेट साहब मुस्कुराए और दरवाजा जेफरी के मुंह पर ही बंद कर दिया। जब भगत जाने लगा तभी उन्होंने उसे रुकने का इशारा करते हुए कुछ लिखा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैं सिर्फ एक एडवोकेट ही नहीं, टूटे हुए एचआरए का गुप्त मेंबर भी हूँ। और तुम भगत हो ना? भगत ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। अपनी गन यहीं छोड़ जाओ कॉमरेड। अगर इसके साथ पकड़े जाओगे तो जेल से निकलने में सालों लग जाएंगे। शायद मेरी वकालत भी जाती रहेगी। भगत ने उनकी बात को पानी देते हुए वैसा ही किया। अपनी गन उनके हाथ में थमाकर वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। थोड़ी देर बाद वो अमृतसर स्टेशन के तांगा अड्डे पर पहुंच चुका था। हे टांगे वाले भाई, जलियांवाला चलोगे क्या? इतनी गर्मी में भी तांगे वाला अपनी गर्दन झुकाए कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था। भगत आश्चर्य से उसे देखते हुए तांगे पर चढ़ गया। इतनी गर्मी में कंबल? भाई बीमार हो क्या? बीमार नहीं, परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे पीछे भागते भागते। भगत सिंह, जलियांवाला नहीं तो जानू चलोगे क्या? जेफरी!
जेफरी ने अपने कंबल में छुपी राइफल की बट का तेज प्रहार भगत के माथे पर किया। वार इतना जोरदार था कि भगत बेहोश हो गया। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।